हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो जब हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो आपका 5 स्टेट्स में एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जिन 5 स्टेट्स को हमने बात करी थी कि भाई ये कौन हो सकती थी, सॉलिड हो सकती थी, लिक्विड हो सकती थी, गैसियस स्टेट हो सकती थी, प्लाज्मा स्टेट हो सकती थी, या आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो सकती थी। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो स्टार्टिंग में ही हमने कंपैरेटिवली पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एंड दैट इज द प्लाज्मा स्टेट के बारे में। देखिए प्लाज्मा स्टेट सिंपली बनती किससे है? सिंपली जब इलेक्ट्रॉन और आयंस का कोई मिक्सचर होता है तो उसी को आप क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोल देते हैं। मैं बोलूंगा इट इज द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होती है उन्हीं को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करने लगता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेने लगे या देने लगे, तो उसके रिजल्टेंट उस एटम के ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसे आप बोल देते हैं फिर आयन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एटम था ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो -1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक को लॉस किया था तो 1 यूनिट पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक को गेन किया तो 1 यूनिट नेगेटिव। So due to the loss of electron, positive charge appeared at the species, and due to the gain of the electron, negative charge appeared at the species. And finally, these charged species, which are formed due to the loss or gain of electron, are known as ions. इनको ही आप क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कुछ अलग बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो अलग बोलते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस आयन को बोलते हैं कैटायन। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उस आयन को बोलते हैं एनायन। आगे जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपनी क्लास 9th का ही, वहां पे बड़े अच्छे से इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि तब हम लोग जान चुके होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम्स के बारे में, कैटायन और एनायन के बारे में बहुत अच्छे से। फिलहाल हम लोगों को आयंस को समझना था, तो मैंने बताया कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है तो उसके रिजल्टेंट जो स्पीशीज बनते हैं उन्हें आप क्या बोल देते हैं? सिंपली आयंस बोल देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्लाज्मा स्टेट है वो सिंपली क्या है? एक मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का। अब हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं। नॉर्मली आपकी जो प्लाज्मा स्टेट है, नेचुरली अगर हम लोग देखें तो ये ऑब्टेन होती है या पाई जाती है कहां पर? स्टार्स पर, जैसे सन वगैरह पर। तो हम लोग बोलेंगे इट नेचुरली अकर्स इन स्टार्स। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वहां पे ये पाई जाती है कौन सी स्टेट? प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है वेरी हाई टेम्परेचर पर। इट एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तब आपकी क्रिएट होती है कौन सी स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। देखिए होता क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब होगा तो जो एटम्स हैं वो ब्रेक होने लगेंगे, एटम्स टूटने लगेंगे, एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एटम वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से दूर भगाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो उसकी वजह से उस एटम पर कुछ चार्ज आएगा। वो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेंगे और वो आयन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्रिएट करेंगे एक स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है उन स्टार्स के ग्लोइंग के लिए। सूरज चमकता है ना, सन ग्लो करता है ना, वो क्यों करता है? क्योंकि वहां पे प्लाज्मा स्टेट है।
तो कोई भी चीज जो ग्लो कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है? प्लाज्मा स्टेट की वजह से कर रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, extremely high temperature या very high temperature, atoms break up and electrons get atoms get break up and electrons break away from atom, results in the formation of results in the formation of ions, results in the formation of ions। हमने बोला है बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एटम्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उनसे दूर भागने लगते हैं, उसकी वजह से वह आयंस क्रिएट हो जाते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड दिस मिक्सचर क्या बोल सकते हैं? एंड दिस मिक्सचर of electrons and ions in stars is called प्लाज्मा। स्टार्स में यही जो मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा बोल देते हैं। और इसी की वजह से ड्यू टू प्लाज्मा जो आपके स्टार्स होते हैं वो ग्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं। ड्यू टू प्लाज्मा स्टार्स हैविंग द टेंडेंसी टू ग्लो, या बोल सकते हैं ड्यू टू प्लाज्मा स्टेट स्टार्स ग्लो। स्टार्स ग्लो करते हैं किसकी वजह से? प्लाज्मा स्टेट की वजह से। देखिए ये तो हमने नेचुरली बात कर दी। अगर हम लोग आर्टिफिशियली बात करें तो प्लाज्मा स्टेट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक ग्लास ट्यूब से वेरी लो प्रेशर पे, और ऐसा करने के रिजल्टेंट वहां पर जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइजेशन में चली जाती हैं, जिसके रिजल्टेंट प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कैसे प्लाज्मा स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं वो देखो। इट कैन बी, या प्लाज्मा स्टेट कैन बी मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी at low pressure through glass tubes, जिन्हें आप डिस्चार्ज ट्यूब्स भी बोल देते हैं, ड्यू टू विच ionization of gases takes place and results in the formation of प्लाज्मा स्टेट। हम बोल रहे हैं कि इसको अगर आपको बनाना है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दीजिए लो प्रेशर पे, किससे? ग्लास ट्यूब में, जिससे कि क्या होगा, जो उसमें गैसेस हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, आयंस को फॉर्म करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग होने लगेंगे, जिसके रिजल्टेंट प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, यानी बिकॉज को लिखा है
प्लाज्मा स्टेट की वजह से जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है जिसमें हीलियम ट्यूब लाइट्स होती है जिनमें आपकी हीलियम भरी होती है वो ग्लो करने की टेंडेंसी रखती है। तो इट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा स्टेट एज वेल एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एंड दैट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे आप फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसकी जितनी भी कैलकुलेशन थी रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर उनको करने का काम किया था एक इंडियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस। एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस जिन्होंने 1920 में कैलकुलेशंस की थी किसके रिगार्डिंग, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। उन कैलकुलेशंस की बेसिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ कि इस नेचर में एक फिफ्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। प्रिडिक्शन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये किसके द्वारा की गई थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को फाइनली अचीव किया गया था तीन साइंटिस्ट के ग्रुप के द्वारा। फाइनली अचीव्ड बाय कॉर्नेल, कैटरल एंड रीमान। फाइनली इसको अचीव करने का काम किया था कॉर्नेल, कैटरल एंड रीमान ने। कैसे? बाय कूलिंग। किसको? एक गैस को। कैसी गैस को? जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो। कैसे? बहुत कम टेम्परेचर पर। बाय कूलिंग ए गैस of extremely low density at very low temperature, जिसे आप सुपर लो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के रिगार्डिंग जो भी कैलकुलेशंस थी वो करने का काम किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। प्रिडिक्शन ऑफ फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और फाइनली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव किया था कॉर्नेल, कैटरल एंड रीमान ने। कैसे? एक लो डेंसिटी वाली गैस को कूल करके बहुत कम टेम्परेचर पर, और ये टेम्परेचर नियर अबाउट जीरो केल्विन नहीं होता लेकिन जीरो के बहुत नजदीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल 0.00009 केल्विन हो गया तो बहुत नियर हो जाता है जीरो के। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिएट होती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ज्यादा डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे जाकर के अपनी हायर क्लासेस में जब आप फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन साइन बल्ब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और सुपर लो टेम्परेचर की बातें करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं या नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, मतलब वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो मॉइस्चर होता है मतलब वाटर वेपर होती है, लेकिन हमें तो दिखती नहीं कि कहीं वाटर वेपर है। तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि हम वाटर वेपर है?
मतलब वाटर वेपर है या नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं, जरा उसको समझते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात आती है कि वाटर वेपर आई कहां से। तो भैया हम तो पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में, जहां हमने पढ़ा था कि भाई सी वाटर है, रिवर का वाटर है, या सिंपली कहीं से वाटर है, वो जब इवेपोरेट होता है तो आफ्टर द इवेपोरेशन वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम्स फ्रॉम evaporation of liquid water from ponds, rivers, oceans, etc. जब लिक्विड वाटर का इवेपोरेशन होगा और उसके रिजल्टेंट वाटर वेपर क्रिएट होंगी, तो उसी वो कहां पे आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर वेपर कहां से आ रही है आपकी, इनके इवेपोरेशन से आ रही है। लेकिन हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, तो उस चीज को कंफर्म कैसे करते हैं जरा समझिए। अच्छा एक बात है, क्या सिर्फ यही जगह है यहाँ से वाटर वेपर आ रहे हैं, नहीं कुछ और भी चीजें हैं। जैसे प्लांट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, लीव्स के सरफेस की हेल्प से या लीव्स के सरफेस के थ्रू या स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, इवेपोरेट कराने का काम करते हैं। सिमिलरली जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीद आउट करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस एयर के साथ में कुछ वाटर वेपर बाहर जाती है। या जब बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सूरज की सनलाइट होती है, तो इस टाइम पे जो अर्थ होती है हमारी, जो सरफेस होता है वो गर्म होने लगता है और धीरे धीरे उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है वो जिसमें आने लगता है वेपर की फॉर्म में। तो ये सारी की सारी जगह जहाँ से वेपर आ रही होगी। बट बात आती है कि हाउ कैन वी कंफर्म इट कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ जाएंगे। तो देखिए आप एक नॉर्मल सी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। कभी आप घर पे क्या करें, ग्लास लें, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टील का ग्लास ले लिया, जिसे आप टम्बलर बोल देते हैं, स्टील टम्बलर, ठीक है। इसमें जब आप आइस को रख दें, क्रस्ड आइस ले ली, ये जरूरी नहीं क्रस्ड आइस ही हो, नॉर्मली आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब आइस कोल्ड वाटर होता है, जब बहुत ठंडा पानी होता है तब भी। ये तो आपका हो गया क्या, स्टील ग्लास लिख देता हूँ, है ना, स्टील टम्बलर बोलता है इसे, है ना। ये आपका क्या है, क्रस्ड आइस है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं, जब ठंडे पानी को या बर्फ कोई ग्लास में रख देता है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं उसके चारों तरफ वाटर वेपर, ये मैं बाहर वाले सरफेस पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, चारों तरफ वाटर वेपर्स आकर के जमा हो जाते हैं, वाटर की लिक्विड की ड्रॉप्स आकर के जमा हो जाते हैं। तो बात आती है कि यार ये लिक्विड वाटर आया कहां से। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने बर्फ तो अंदर डाली थी, ठंडा पानी तो अंदर था, फिर ये बाहर कैसे आ गया। और कुछ देर अगर रखा रहने दें तो इसका फ्लो तक होने लगता है। तो फिर वो हुआ कहां से, ये आई कहां से। तो सुनो भाई, एक्चुअलिटी में हुआ क्या, हमारा हमारे इस ग्लास के चारों तरफ क्या था, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन, एयर, एयर में कौन प्रेजेंट है, वाटर वेपर। और जैसे ही ये वाटर वेपर इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगी, ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, वो किस में चली जाएंगी, कंडेंसेशन में। और कंडेंसेशन में जाते ही कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लिक्विड ड्रॉप्स में। और इसकी फॉर्म में आपको लिक्विड ड्रॉप्स यहाँ पर ऑब्टेन होने लगेंगी। तो सिंपली हम लोग बोल रहे हैं कि जब किसी भी एक ग्लास को जिसमें क्रस्ड आइस या आइस कोल्ड वाटर रखा है, उसको आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो, तो जो एयर उसके कांटेक्ट में आती है, वो एयर कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर कंडेंसेशन में चली जाती हैं, जिसके रिजल्टेंट आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्टेन होती हैं या ऑब्जर्व होती हैं, जिससे कि हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉइस्चर
प्रेजेंट होता है। समझते हैं, इसे लिखेंगे कैसे? तो द एयर अराउंड द एयर अराउंड द स्टील वेसल filled with steel vessel filled with crushed ice। हमने क्या बोला है कि जो स्टील वेसल है जिसमें कि क्रस्ड आइस भरी हुई है, ठीक है, क्रस्ड आइस भरी हुई है। द एयर अराउंड द स्टील वेसल फिल्ड विद क्रस्ड आइस, उसके चारों तरफ जो एयर है उसमें क्या होगी? वाटर वेपर। द एयर अराउंड द स्टील वेसल फिल्ड विद क्रस्ड आइस contain water vapor, contain water vapor। कैसे पता? because when it comes in the contact of steel vessel, then water vapor undergoes condensation results in the formation of tiny water droplets या लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ tiny water droplets which confirm that air around the vessel contain water vapor। सिंपली हमने बोला है कि जो आपकी स्टील की वेसल थी वो जिसमें आपने क्रस्ड आइस भर रखी थी, जैसे ही उसके चारों तरफ से कांटेक्ट में एयर आएगी तो उस एयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो आकर के इसके कांटेक्ट में आएंगी। कांटेक्ट में आने से कंडेंसेशन में चली जाएंगी और ड्यू टू द कंडेंसेशन, भाई कंडेंसेशन में होता क्या है, वो जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही तो आप कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स आपको ऑब्जर्व होने लगेंगी। अच्छा एक बात है, अब यहाँ से आपको एक चीज और कंफर्म हो गई कि जो बाहर ये ड्रॉपलेट्स दिखती हैं ये अंदर वाले नहीं है कि भैया ठंडी तो थी, वो ठंडी तो इसलिए थी क्योंकि इसके कांटेक्ट में थी, लेकिन ये आई कहां से थी? कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो हम लोग लिखेंगे ये जो यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा comes from atmosphere not from vessel। ये कभी वैसल से नहीं आती, ये कहां से आती है? एयर से आती है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट होता है क्या? वाटर वेपर, जिसकी एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है? वाटर वेपर या वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें।